मेरे पास किसी एक मेरे जाने पहचाने मित्र का जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका फ़ोन आता है और बोलते हैं कि सर कि मेरा एनुअल जो परफॉर्मेंस होता है उस रिपोर्ट में कुछ कमियां दर्शाई गई हैं, या कि जो वेरी वेरी गुड या फिर उससे ऊपर का बेंच नंबर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होती है, और जो पेन पिक्चर लिखी जाती है वो ठीक से नहीं लिखी गई और मेरे करियर में एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आज मैंने ये सोचा कि आज इसी विषय पे बात किया जाए। हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसका टॉपिक था कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, उसके परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है। अभी उसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में चेंज हो गया है, जिसको अपार बोलते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। तो जो भी एम्प्लॉयर हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसके अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं कि किस तरीके से किसी एम्प्लॉई के परफॉर्मेंस को एसेस किया जाए और उसको रीजनेबली एसेस करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट किया जाए, ताकि उसका जो कैरियर वो जो प्रमोशंस आते हैं, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलती है, वो ACR को या FR को देखने के बाद ही दी जाती है कि क्या वो एम्प्लॉई अपने प्रमोशन पाने लायक है कि नहीं है। तो किसी भी एम्प्लॉई का सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, जिसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बोल देते हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में। अब एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट या एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को लिखने का तरीका होता है, कुछ सेट ऑफ पेजेज होते हैं उसमें, जिसमें जो एम्प्लॉई होता है वो अपना नाम, अपनी जो उस दौरान पूरे साल के दौरान जो भी एक्टिविटी किया है, जो कुछ कोर्सेज वगैरह किए हैं, उन चीज़ों को दर्शाता है। उसे कुछ पुरस्कृत किया गया, कोई मेडल मिला है तो उसको दर्शाया जाता है। ये करने के बाद जो सबसे पहले किसी ऑफिसर का रोल आता है तो उनको बोलते हैं इनिशिएटिंग ऑफिसर, IO बोला जाता है। IO का काम होता है कि IO एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने उस एम्प्लॉय जिसका एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एसेस किया जा रहा है उसके ठीक ऊपर होता है, उसका इमीडिएट बॉस होता है। वो अपने एम्प्लॉय के बारे में हर एक चीज़ जानता है और पूरे साल में उसने किस तरीके से काम किया है। अब IO का काम होता है कि वो रीजनेबल वे में जैसा भी परफॉर्मेंस रहा है उसको रिफ्लेक्ट करे, उसके पेन पिक्चर को लिखे, न्यूमेरिकल ग्रेडिंग्स दे। उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं कि किस प्रकार से उसका बिहेवियर रहा है। उसको देने के बाद जो ग्रेडिंग दी जाती है, गुड होता है, वेरी गुड होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। किसी का ख़राब होता है परफॉर्मेंस तो उसको सेटिस्फैक्ट्री भी बोला जाता है। आमतौर से हर एक डिपार्टमेंट में कंसीडर किया जाता है वेरी गुड एटलीस्ट हो, ताकि उस एम्प्लॉई को कोई बेनिफिट्स मिल सके, या एटलीस्ट 5 साल की ACR या अपार को देखा जा रहा है तो उसमें से 4 एटलीस्ट वेरी गुड होना चाहिए। तो जो IO होता है उसको देखने के बाद, उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो इंडोर्स करता है अपने रिमार्क्स को और नंबर देता है। 6 से ऊपर का नंबर है तो वो 6 के ऊपर से ग्रेडिंग देना शुरू करता है। 6 से ऊपर वेरी गुड माना जाता है और 8 से ऊपर आउटस्टैंडिंग माना जाता है। 5 से नीचे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होता है। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल ग्रेडिंग देना, मतलब उसको काउंट करके जो उसके वो बनाए गए हैं उसके हिसाब से उसको न्यूमेरिकली ग्रेड करना। फिर दूसरा जो उसको वेरी गुड या गुड लिखता है वो रिमार्क होता है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो ग्रेडिंग, ओवरऑल ग्रेडिंग दे देना कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है वो वेरी गुड है, आउटस्टैंडिंग है, और उसके नंबर्स को करना और फिर उसमें एडवर्स कुछ लिख देना उसके पेन पिक्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल कि यह एम्प्लॉई पूरे साल में अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लिया, इंटरेस्ट शो नहीं किया, या फिर उसको उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि आमतौर से उस रैंक में दूसरे लोगों को होना चाहिए।
तो एक एडवर्स रिमार्क माना जाता है, जो कि नेगेटिव वेटेज कैरी करता अपने साथ में। तो जो मेरे पास जो मेरे कलीग का फ़ोन आया, वो बोले कि मैं तो जिसने मेरा आईओ है, मैं उसके अंडर में रहा भी नहीं हूँ, फिर भी अचानक प्रेशर में आकर के मेरा एसीआर या एफआर लिख दिया गया, और जिसने भी लिखा उसको मुझे लो ग्रेडिंग दिया है, बिलो बेंचमार्क नंबर दिया है, जो कि नंबर होना चाहिए 6 से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे दिया हुआ है, या फिर कोई एडवर्स रिमार्क को इंडोर्स कर दिया है। जबकि हकीकत ये था कि वो एम्प्लॉई है, वो उस आईओ के अंदर में कभी ड्यूटी नहीं किया था पिछले 8 या 9 महीने में। तो बड़े परेशान हुए। फिर मैं दूसरा केस ऐसे बताता हूँ कि मान लीजिए आईओ ने ग्रेड कर दिया एक बार, तो जो रिव्यू अथॉरिटी है वो उससे अपर भी दे सकता है और नीचे भी दे सकता है, उस ग्रेडिंग से ऊपर भी दे सकता है और उस ग्रेडिंग से नीचे भी उसको ग्रेड कर सकता है। फॉर एग्जांपल 6 नंबर दिया हुआ है इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, तो जो रिव्यू ऑफिसर होगा, रिव्यू ऑफिसर उस नंबर को 6 से ऊपर भी दे सकता है, 7 नंबर या 8 नंबर भी दे सकता है, 6 से नीचे भी दे सकता है, बट गाइडेड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल्स, कि उसको ऐसा करना जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा सिंपल एक ग्रेडिंग नंबर लिख देने से, 6 को 8 कर देने से, 6 को 7 कर देने से, 6 को 5 कर देने से जो एसओपी गाइडलाइंस है उसका वायलेशंस होता है, सर्कुलर्स के वायलेशन होता है, और किसी का कैरियर अफेक्टेड होता है, बैडली अफेक्टेड होता है। यू मस्ट बिलीव कि जो एफआर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके फ्यूचर में काउंट किया जाएगा, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट उसी पे दिया जाएगा, उसको प्रमोशन दिया जाएगा। तो एक ऐसे आईओ के नाते या फिर रिव्यू ऑफिसर हैं, उनके विंडिक्टिव अप्रोच के नाते ऐसा किया जाना सिंपली, और तब जबकि पूरे साल में उसको ना तो कोई चेतावनी दी गई है, ना कोई वार्निंग इशू किया गया, ना एडवाइस किया गया कि आप अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा करना क्लियर कट वायलेशन है। अब से थर्ड एग्जाम्पल, जो तीसरे ऑफिसर आते हैं उनको बोलता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बोला जाता है। तो नंबर 1 जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट को इनिशिएट करता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर। सेकेंड इज़ रिव्यू ऑफिसर जो उसको रिव्यू करता है, और थर्ड इज एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। अब देखिए तीनों ऐसे पर्सन हैं जो कि हायरार्की में होते हैं, और जिस एम्प्लॉय को एसेस किया जाता है उसके ऊपर के इमीडिएट बॉस हैं जो आईओ हैं, आईओ से ऊपर के जो बॉस हैं वो रिव्यू करने का पावर है, जो फाइनल अथॉरिटी जो सुपीरियर होते हैं ऑफिसर वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। इन दोनों में से आईओ का रोल सबसे ज़्यादा होता है। आईओ ने जो कर दिया उसको कम या ज़्यादा करते समय रिव्यू ऑफिसर को और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए 6 से कोई एक्सेप्टिंग अथॉरिटी 8 कर देता है, तो भी उसे जस्टिफाई करेगा कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय हैज़ बीन वेरी गुड, ही नोज ऑल द रूल्स, ही बिलीव्स इन टीम स्पिरिट, समथिंग लाइक दैट। उसे जस्टिफाई करने के बाद ही वो 8 नंबर दे सकता है। अब मान लीजिए 6 नंबर आईओ ने दिया, रिव्यू ऑफिसर ने भी दिया 7 नंबर, लेकिन जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको 5 कर दिए, क्लियर कट वायलेशन है, ऐसा नहीं कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल ही इज समथिंग मटेरियल, ही इज हैविंग समथिंग मटेरियल, जिसे उनको लिखना भी पड़ेगा, उसमें उसी कॉलम में लिखना पड़ेगा कैस आई ग्रेड हिम सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज दिस 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 दिस। और जो बिकॉज जो लिख रहे हैं वो भी दैट शुड बी गाइडेड अपॉन बाय द सर्टेन डायरेक्शंस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस रूल्स। ये सभी के सर्विस रूल्स में गाइडलाइंस दिए जाते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो एम्प्लॉई है उसके जिसका परफॉर्मेंस को एसेस किया जा रहा है उसको एक राइट मिलता है अपील करने का। वो तमाम चीज़ों को जैसे एडवर्स कुछ आता है या सेटिस्फाइड नहीं है, वो अब सोचता है मैं आउटस्टैंडिंग हूँ, मुझे वेरी गुड क्यों दिया गया, गुड क्यों दिया गया, तो एक अपील करने का राइट होता है। वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को एक अपील कर सकता है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के सुपीरियर ऑफिसर को एक अपील कर सकता है कि मैं ऐसा ऐसा रहा हूँ पूरे साल में, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मेरे इतने रिवार्ड हैं, फिर भी मुझे सही ढंग से एसेस नहीं किया गया, मेरे प्रति विंडिक्टिव अप्रोच रखा गया, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो एक्सटेंड सर्कुलर्स हैं, उनका वायलेशन किया गया। उस अपील में
फिर दोबारा जो अपीलेट अथॉरिटी होंगे वो आईओ रिव्यू ऑफिसर का, आईओ का और दोनों का कमेंट मांगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, जस्टिफाई करते हैं। और अपीलेट अथॉरिटी को ये पावर होता है कि यदि रूल्स का वायलेशन हुआ है तो उसे एक्सपंज कर दे, एडवर्स रिमार्क को एक्सपंज कर दे, जो न्यूमेरिकल ग्रेडिंग है उसे इन्हेंस कर दे, उसको बढ़ा दे। मान लीजिए किसी का 6 दिया हुआ था, उसको घटा के 5 कर दिया गया एक्सेप्टिंग अथॉरिटी द्वारा या रिव्यू अथॉरिटी द्वारा, तो उसे वापस 6 या 6 से ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसा अपीलेट अथॉरिटी में हो सकता है। तो जो मैं एग्जाम्पल दूसरा बताया, एक केस मैंने और देखा है, इसमें आईओ जो थे उसने ग्रेड किया वेरी गुड दिया, रिव्यू ऑफिसर ने उसको वेरी गुड को घटा करके गुड में ला दिया। तो गुड में लाए हुए एम्प्लॉय भी काफ़ी परेशान हुए, अगेन वो मुझसे कांटेक्ट किया, ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनको एक अपील करने का राइट मिल गया। सो कई ऐसा एक तो ये सर्कुलर्स और जो एसओपी है उससे तो गाइडेड होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजमेंट भी हैं जिसमें कोर्ट ने काफ़ी एसओपी को और इसको लिखने के लिए एपीआर लिखने के तरीके के ऊपर काफ़ी इंसिस्ट किया है कि एपीआर लिखना या फिर किसी का कैरियर को असेस करना एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती है और बहुत ही रीजनेबल वे में इसको करना चाहिए, करने के तरीके हैं उसको फॉलो करना चाहिए। किसी के प्रति विंडिक्टिव अप्रोच नहीं रखा जाता है और वास्तव में जैसा भी एम्प्लॉय है उसको वैसा एसेस करिए। अब आपको ये लगता है कि एम्प्लॉय ठीक नहीं है तो उसे बीच में चेतावनी दीजिए पूरे साल के दौरान कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और आप अपने परफॉर्मेंस को सुधारिए। ऐसा होने के बाद भी उस एम्प्लॉय के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता है, कंडक्ट में कोई चेंज नहीं होता, अपने आप में बदलाव नहीं लाता है, फिर दोबारा वार्निंग दिया जा सकता है। ऐसा सब करने के बाद में यदि वो फिर भी नहीं सुधरता है तो उसके करियर जो असेसमेंट रिपोर्ट हो रहा है उसमें इंडोर्स किया जा सकता है, ताकि जो बैड फेलो हैं, जो बैड एम्प्लॉय हैं, उनको वो चीज़ें ना मिले जो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है। इसके मिशन साथ ही साथ जो ऐसा भी ना हो कि जो कि गुड एम्प्लॉय है बट उसको एडवर्सली एसेस किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बायस अप्रोच या फिर विंडिक्टिव अप्रोच या बदला लेने के तरीके से। तो यदि आप जागरूक हैं तो अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए बिलो बेंचमार्क को अपग्रेड करा सकते हैं, कोर्ट में रेमेडी के लिए जा सकते हैं, कोर्ट से आपको मिल जाएगा रेमेडी, आसानी से मिल जाता है ऐसे केस में। बट यस, ये आपको यू हैव टू बी अवेयर कि एसओपी का वायलेशन नहीं हुआ उसमें और आपके परफॉर्मेंस को वैसा एसेस नहीं किया है जैसा आप चाहते थे या जैसा अपने आप को पाते। ये एफआर या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होता है ये काफ़ी वेटेज कैरी करता है, तो इसको जो एसेस करने वाले लोगों के मन में भी ऐसा आना चाहिए कि यस ये किसी के करियर का सवाल है, इसको बिना मैच्योरिटी के या बिना ग्रेविटी के एसेस नहीं करना चाहिए। इसको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि यस इसका लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा उसके करियर पे। यदि वास्तव में कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो यस इट शुड बी डन, अदरवाइज जनरली एक ड्यू प्रोसेस और उसको अडॉप्ट करते हुए ही परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहिए। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यदि किसी चेतावनी के ऊपर बनाया गया, किसी परमिशन को वार्निंग या इशू किया गया, उसको इंडोर्स किया गया है तो उसे करियर में बाधा नहीं पड़ेगा। और कई केस में सीसीएस गाइडलाइंस भी है, डिपार्टमेंट का भी गाइडलाइंस होता है कि चेतावनी देने से ही किसी का प्रमोशन नहीं रुक जाएगा और उसे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अनलेस कि कोई ग्रास मटेरियल उनके पास अवेलेबल नहीं है, कोई मटेरियल इम्पॉर्टेंट मटेरियल या सब्सटेंसिव मटेरियल नहीं है कि उसके प्रमोशन को निगेट किया जाए या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट ना दिया जाए। यही एक लिख देना ही मात्र बेसिस नहीं बन जाता है। तो यस, आप जागरूक रहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है और यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसको रेमेडी के लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।